1.6 में प्रश्न क्रमांक 1 हल करेंगे। तो प्रश्न क्रमांक 1 में हमें 3 प्रश्न दिए गए हैं, जैसे 64 पर 1/2 की घात, 32 पर 1/5 की घात और 125 पर 1/3 की घात। और इन्हें ज्ञात करने के लिए बोला गया है, यानी कि इनको और सॉल्व करना है हमें। तो यहाँ पर आप यदि ध्यान से देखें तो 64, 32 और 125 ये मुख्य संख्याएं हैं और इन पर बटे वाली संख्याओं की घात है, जैसे कि 1/2 की घात, 1/5 की घात और 1/3 की घात। तो ये बटे वाली संख्याओं की घात है। तो इनको कैसे सॉल्व करेंगे? तो बड़ा ही आसान है, बस आपको एक बात समझनी है। अगर किसी संख्या पर 1/2 की घात है, जैसे मान लेते हैं कि कोई संख्या है, कोई भी संख्या ले लेते हैं, जैसे कि हमने ले ली 8, यहाँ पे भी 8 संख्या ले ली, यहाँ पे भी 8 ले ली और यहाँ पे भी 8 ले ली। अब पहले वाले 8 पर 1/2 की घात है, मान लेते हैं। दूसरे वाले 8 पर 1/3 की घात है, यहाँ पर 1/4 की घात है और यहाँ पर 1/5 की। केवल समझने के लिए, ताकि हमें ये पैटर्न समझ में आ जाए। तो मुख्य संख्या क्या है? 8 है और इस सभी पर बटे वाली संख्याओं की घात लगी हुई है। किसकी घात लगी हुई है? बटे वाली संख्याओं की। तो इनको कैसे सॉल्व करोगे? तो अगर किसी संख्या पर 1/2 की घात लगी है तो वो वर्गमूल को प्रदर्शित करता है। अगर किसी संख्या पर 1/3 की घात लगी है तो वो घनमूल को प्रदर्शित करता है। घनमूल को ऐसे लिखते हैं। अगर किसी संख्या पर 1/4 की घात लगी है तो वो चतुर्थ मूल को प्रदर्शित करता है। और अगर किसी संख्या पर 1/5 की घात है तो वो पंचमूल को प्रदर्शित करता है। और अंदर मुख्य संख्या जो होती है, उस मुख्य संख्या को अंदर ही लिख देते हैं यहाँ पे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे करना है। अगर किसी संख्या पर 1/2 की घात है तो किसको प्रदर्शित करता है? वर्गमूल को। वर्गमूल में यहाँ पर 2 माना जाता है, इसलिए 2 लिखा नहीं जाता, केवल 3 से लिखना स्टार्ट करते हैं। 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 होता तो 6 लिखते। तो अब आप समझ गए होंगे कि किसी संख्या पर अगर बटे वाली संख्या की घात है और शुरुआती तौर में 1/2 हो तो उसे वर्गमूल लिख सकते हैं, 1/3 हो तो उसे घनमूल लिख सकते हैं और 1/4 हो तो उसे चतुर्थ मूल लिखेंगे और 1/5 हो तो उसे पंचमूल लिखेंगे। लेकिन अगर किसी संख्या पर, जैसे 8 पर 2/3 की घात है, अगर ऐसा है तो अब हम कैसा लिखेंगे? तो इस टाइप के प्रश्नों को हम प्रश्न क्रमांक 2 में देखेंगे कि कैसे सॉल्व करना है। अभी फिलहाल हमें जो क्वेश्चन में दिया गया है उसको सॉल्व करेंगे, फिर इसके लिए भी हम इसी को आधार बनाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल किसी भी संख्या पर 1/2, 1/5, 1/3 यानी कि सबके ऊपर 1 है, तो आपको पहले आधार समझना होगा कि कैसे हम इनको कन्वर्ट करते हैं। तो आइए, जैसे पहला क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जैसे 64 पर 1/2 की घात। तो सबसे पहले तो आपको यही लिखना है एग्जाम में। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 64 पर 1/2 की घात है, तो 1/2 की घात का मीनिंग क्या होता है? 1/2 की घात का मतलब होता है वर्गमूल। तो इस तरीके से हमने वर्गमूल कर दिया और 64 अंदर लिख दिए। फिर से समझ लेते हैं। 1/2 का मतलब क्या होता है? केवल और केवल वर्गमूल, और 64 को हमने अंदर कर दिया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगर कोई संख्या अंडर रूट के अंदर है, यानी कि रूट के भीतर है, तो इसको हम उस संख्या का गुणनखंड निकाल के सॉल्व करते हैं। जैसे अब यहाँ पे हम 64 के गुणनखंड निकालेंगे, तो 64 के गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो सबसे छोटी संख्या पहले हम 2 से भाग देते हैं। जब 2 से भाग नहीं जाता है तो फिर 3 से देते हैं, और 3 से भी नहीं जाता है तो फिर 5 से देते हैं, और 5 से नहीं जाता है तो 7 से देते हैं। इसी तरीके से फिर 11, फिर 13, इस तरीके से बढ़ते जाते हैं। लेकिन 2 से भाग जा रहा है तो सबसे पहले हम 2 से भाग दे देंगे। पहली संख्या में गया 2 तिया 6, दूसरी संख्या में 2 दूनी 4, तो ये 32 हो गया। फिर 2 से दिया। 2 एकम, पहली संख्या 3 है तो एक बार चला जाएगा, 2 एकम 2, तो 2 तो निकल गए, लेकिन एक बचा तो कितने हो गए? 12। तो 2 × 12।
फिर 2 अट्ठे 16, फिर 2 चौके 8, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, 64 के गुणनखंड कौन से होंगे, ये वाले। अब इनको गुणा में लिखेंगे, कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 बार ये 2 आया है, इसलिए हम क्या करेंगे, इस 2 को 6 बार लिखेंगे गुणा में। तो 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से हमने गिन के लिख लिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपको देखना है कि वर्गमूल है कि घनमूल है। वर्गमूल है ना, वर्गमूल में होता क्या है कि यहाँ पे 2 माना जाता है, तो वर्गमूल में हमें 2 2 की जोड़ी देखना है। तो यहाँ पे 2 2 की जोड़ी बनाइए, एक तो ये बन जाती है, एक यहाँ पे ये बन गई, और एक यहाँ पे ये बन गई। तो एक जोड़ी में से केवल 1 2 बाहर आएगा, इन दोनों में से वर्गमूल के बाहर 1 2 बाहर आ जाएगा, इन दोनों में से 1 2 बाहर आएगा, और इन दोनों में से भी 1 2 बाहर आएगा। यानी कि 6 2 थे तो उसमें से 3 2 बाहर निकल आएंगे। अब इनका आपस में गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो इस तरीके से आंसर कितना आएगा, 8। तो इस तरीके से सॉल्व होगा, जिसमें होता क्या है कि 64 जो है उसका वर्गमूल 1/2 का मतलब होता है वर्गमूल, 1/3 का होता तो घनमूल होता, और घनमूल होता तो 3 3 की जोड़ी निकालते, चतुर्थ मूल होता तो 4 4 की जोड़ी निकालते, पंचमूल होता तो 5 5 की जोड़ी। लेकिन यहाँ पे है क्या, यहाँ पे तो 2 है, तो 2 है तो 2 2 की जोड़ी हमने निकाली और 8 आंसर आ गया। इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है 32 के ऊपर 1/5 की घात, इस तरीके से। तो अब क्या करना है, 1/5 जो है इसका मतलब होता है पंचमूल, तो यहाँ पे हमने 1/5 का पंचमूल बना दिया, और मुख्य संख्या जो है 32 उसको अंदर लिख लिया इस तरीके से, क्योंकि 1/5 का मतलब क्या होता है, पंचमूल। अब इसके बाद 32 जो है उसके गुणनखंड निकालेंगे, तो 32 के गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हमने 32, और 2 16 32, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, और फिर 2 एकम 2, इस तरीके से 32 के गुणनखंड आ जाएंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, कितने बार है, 1 2 3 4 5, 5 बार 2 लिखना है गुणा में, 1 2, इसके बाद 3 4 5, ये लिख लिया हमने, तो 5 बार हमने लिख लिया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो जोड़ी कितने की बनेगी, तो 5 की, यानी कि 5 की जोड़ी बनेगी सीधी। तो 1 2 3 4 5, ये पूरी की पूरी एक जोड़ी बनेगी, और 5 की जोड़ी में से केवल एक बाहर आएगा, क्योंकि यहाँ पे पंचमूल था। तो अगर यहाँ पे 5 लिखा है तो 5 5 की जोड़ी बनाएंगे, अगर 2 लिखा है तो 2 2 की जोड़ी बनाएंगे, अगर यहाँ पे 3 है तो 3 3 की जोड़ी बनाएंगे। लेकिन 5 लिखा था तो 5 5 की जोड़ी बनी है, तो 5 की जोड़ी तो केवल एक है, तो 1 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम प्रश्न क्रमांक 1 और 2 कर सकते हैं। इसके बाद हम तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो तीसरा हल कितना दिया गया है, 125, और 125 के ऊपर कितने की घात है, 1/3 की घात। तो 1/3 का मतलब क्या होगा, घनमूल, इस तरीके से। तो घनमूल कर दिया, और 125 हमने अंदर लिख दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, 125 के गुणनखंड निकालेंगे। तो आइए 125 के गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो 125 यहाँ पे भाग देंगे, 5 दूनी 10, तो 12 थे, 10 हो गए तो कितने बचे, 2, तो 2 साइड में आ जाएंगे तो 25 हो जाएगा, 5 25। फिर यहाँ पे 5 25 और 5 एकम 5, तो यहाँ पे आएगा, ये 3 तो रहेगा ही, 5 गुणित 5 गुणित 5, इस तरीके से। तो जोड़ी बन जाएगी, कितनी 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 जोड़ी बनेगी, 3 3 की, तो एक ही जोड़ी बन रही है, तो 5 बाहर आ जाएगा, और ये तीसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरीके से हम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं।
इसमें दिया गया है कि ज्ञात कीजिए, और आपके सामने ये 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो इनका जो पैटर्न है वही है जो पहले वाले का था। कैसे? यहाँ पे मुख्य संख्या दी गई है और इसके ऊपर भी भिन्न संख्या की घात है। यहाँ पर भी मुख्य संख्या है और इसके ऊपर भिन्न संख्या की घात है। भिन्न संख्या यानी कि बटे के रूप में। यहाँ पर 16 है, इस पर भी भिन्न संख्या की घात है, और यहाँ पर 125 है तो इस पर भी भिन्न संख्या की घात है। तो अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या था कि हम लोग यदि पहले क्वेश्चन से कंपैरिजन करें तो पहला क्वेश्चन जो था उस पर अगर कोई संख्या लिखी है, जैसे हम पहला क्वेश्चन यहाँ पे रखते हैं, तो इसमें किसी भी संख्या पर 1/2, 1/5 और 1/3 यानी कि ऊपर 1 होता था, तो हम आसानी से क्या करते थे, 1/2 का वर्गमूल बना लेते थे, 1/5 का पंचमूल बना लेते थे और 1/3 का घनमूल बना लेते थे। लेकिन क्या यहाँ पर 1/, के रूप में घातें दी गई हैं? तो आंसर है नहीं। यहाँ पे दी गई है लेकिन फिर भी उसमें माइनस लगा है, यानी कि इसको भी कठिन कर दिया गया है। वैसे कठिन है तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम कोई भी सवाल पहली बार पढ़ेंगे तो हमें इस तरीके से तो लगेगा। तो यहाँ पे 1 नहीं दिया गया है ऊपर, यहाँ भी नहीं दिया गया है और यहाँ भी नहीं दिया गया है। और जब 1 नहीं होगा तो हम कैसे उसको वर्गमूल बनाएंगे, कैसे हम उसको पंचमूल बनाएंगे, क्योंकि 3/2 को तो हम वर्गमूल नहीं बना सकते ना। तो फिर हमें क्या करना होगा कि इसके ऊपर 1 लाना पड़ेगा। अब कैसे लाओगे? अगर हम थोड़ी देर के लिए माने कि यहाँ पर 3 नहीं है, अगर हम 3 को भूल जाएं तो यहाँ पे क्या होगा, फिर 1 माना जाएगा, क्योंकि बटे में उसके 2 है तो हम इसे 1/2 ही तो लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ पे मान लें कि यहाँ पे 2 नहीं है तो फिर कितना होगा, 1/5 होगा। अगर इसी तरीके से यहाँ पे भी अगर आप मान लो कि ऊपर जो है वो 3 नहीं है, और जब 3 नहीं होगा तो क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि 1 तो माना ही जाता है। तो हर संख्या को अगर ऊपर वाली संख्या को हम ये माने कि ये है ही नहीं, तो फिर क्या होगा, उसके ऊपर 1 माना जाएगा। जैसे पहला क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करते हैं तो आपको समझ में आने लगेगा। जैसे कि हमें दिया गया है 9 के ऊपर 3/2 की घात, समझना है ध्यान से। जैसे 9 के ऊपर कितने की घात दी गई है, 3/2 की घात। तो अब हमें अगर इस तरीके से होता कि जैसे 9 के ऊपर अगर 1/2 की घात होती, इसको ध्यान से समझिए, अगर 9 के ऊपर 1/2 की घात होती तो क्या करते आप, 1/2 का मतलब होता है वर्गमूल, और 9 लिख देते इस तरीके से। लेकिन यहाँ पे 1/2 की घात है क्या, तो आंसर है नहीं। यहाँ पे कितने की घात है, 3/2 की घात। तो फिर आप क्या करोगे, इस 3 को अगर आप मानो कि 3 है ही नहीं तो 3 को आप यहाँ पे खिसका दो 9 के ऊपर। तो जब आप 3 को 9 के ऊपर खिसकाओगे तो 9 के ऊपर कितने की घात आ जाएगी, 3 की घात। जब आप 3 को 9 के ऊपर खिसकाओगे तो 9 के ऊपर कितने की घात, 3 की घात। लेकिन इस 3 को जब आपने यहाँ पे भेज दिया है तो यहाँ पे तो कुछ नहीं बचा, क्योंकि ये 3 तो 9 के ऊपर आ गया। यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो यहाँ पे फिर कितना बचेगा, यहाँ पे सबसे पहले हम ब्रैकेट लगा देते हैं, क्योंकि ये 3 9 के ऊपर आ गया। अब इसके बाद जो घात थी 3/2 की, अब वो 3/2 की नहीं रही, वो कितने की हो गई, 3 तो यहाँ चला गया तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, तो 1/2 की घात हो गई। इस तरीके से होगा ये। अब इसमें क्या है खास, इसमें खास ये है कि सीधा सा ये मतलब है कि अगर हमें इस तरीके से 1 के फॉर्म में नहीं दी रहती हैं घातें तो हमें 1 बनाना पड़ता है। देखिए हमने भले यहाँ पे 9 के ऊपर 3 की घात हो गई हो, लेकिन उसके ऊपर तो 1/2 की घात है ना। अब 1/2 को हम वर्गमूल लिख सकते हैं। तो क्या किया है, सबसे पहले 9 के ऊपर कितने की घात है, 3/2 की घात। तो 3 को हमने क्या किया, यहाँ पे 9 के ऊपर पहुंचा दिया। जब ये 3 9 के ऊपर पहुंच गया तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पे क्या माना जाएगा, 1, तो 1/2। अब इसको क्या करेंगे, आगे देखिए कैसे करते हैं। 1/2 को क्या लिख सकते हैं हम, वर्गमूल लिख सकते हैं ना। 1/2 को क्या लिख सकते हैं, वर्गमूल। और 9 के ऊपर कितने की घात है, 3 की घात है, तो यहाँ पे 9 को कितने बार लिख सकते हैं, 3 बार। 9 गुणित 9 गुणित 9, क्योंकि 3 की घात थी इसलिए 3 बार हमने लिख दिया। तो यहाँ पे
3 बार लिखा। अब प्रत्येक 9 के गुणनखंड तोड़ लेते हैं। तो हमें 9 के गुणनखंड तो मालूम है कितने होते हैं, 3 का 9। पहले 9 के होंगे 3 गुणित 3, और दूसरे 9 के भी कितने होंगे, 3 गुणित 3, पर तीसरे 9 के भी कितने होंगे, 3 गुणित 3, यानी 3 का 9 ये हो गया, 3 का 9 ये वाला भी हो गया, और 3 का 9 ये वाला भी हो गया, और इस वर्गमूल को हमने आगे तक बढ़ा दिया। अब वर्गमूल होता है तो वर्गमूल में कितने कितने की जोड़ी निकलती है, 2 की। तो यहाँ पे एक जोड़ी ये हो जाएगी, एक यहाँ पे जोड़ी ये हो जाएगी, और एक जोड़ी ये हो जाएगी। तो 2 जोड़ी है। यहाँ पे देखिए कितनी जोड़ियाँ हैं, 1 2 और 3। तो 2 3 में से एक 3 बाहर आया, फिर गुणा का चिन्ह लगता है बीच में। यहाँ पे 2 3 में से एक 3 फिर से बाहर आ गया, और यहाँ पे 2 3 में से एक 3 फिर से बाहर आ गया। अब तीनों का गुणा कर देते हैं। तो 3 का 9 और 9 तिया 27, तो कितना आ गया, 27 आ गया। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसका आंसर लेके आएंगे। तो इसमें क्या था, इसमें बस इतना ध्यान रखना है कि किसी भी संख्या के ऊपर कितने की भी घात हो बटे के रूप में, उसको आपको 1 के बटे में बनाना पड़ता है। और 1 के बटे में बनाने के बाद आपको 1 के बटे में बनाना होगा, तो ऊपर वाला जो अंश होगा, अंश को आपको मेन संख्या के ऊपर घात लगानी है। जैसे यहाँ पे 3 की घात है, लेकिन हमें ऊपर तो 1 चाहिए, तो इस 3 को आपको यहाँ पे धक्का देना है। तो 9 के ऊपर ये 3 गिरा, कितने के ऊपर, 9 के ऊपर। तो जैसे ही 9 के ऊपर गिरा तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, तो क्या बचा, फिर 1 बचा। तो 1/2 का हो गया। अब 1/2 को तो हमें मालूम है कि हम कैसे लिखते हैं, 1/2 यानी कि वर्गमूल, और 9 के ऊपर 3 की घात है, तो यहाँ पे 3 बार लिख दिया। अब पहले 9 को हम 3 गुणित 3 में तोड़ देते हैं, दूसरे 9 को भी हम 3 गुणित 3 में, और तीसरे 9 को भी हम 3 गुणित 3 में। अब जोड़ी देखते हैं, तो यहाँ पे 2 में से 1 बाहर आ गया, यहाँ पे भी 2 में से 1 बाहर आ गया, यहाँ पे भी 2 में से 1। अब इसको करके देख लीजिए आप, जरूर आप पे बनेगा। ये कैसे करना है मैंने आपको बता दिया है। जैसे अगर आप सेकंड क्वेश्चन की बात करें, तो सेकंड क्वेश्चन में 32 के ऊपर कितने की घात है, 2/5 की घात। 32 के ऊपर कितने की घात है, 2/5 की घात। तो अब इसमें क्या करेंगे हम, देखिए हम लोग सेकंड भी यहाँ पे सीख लेते हैं। 32 के ऊपर, यहाँ पे हमने लिखा कि 32 के ऊपर 2/5 की घात है। अब इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे कि अगर 1/5 की घात होती तो हम पंचमूल लगा देते। कैसे, जैसे यहाँ पे 32 के ऊपर 1/5 की घात होती, तो क्या करते हम, 1/5 का कर देते यहाँ पे पंचमूल, और भीतर कितना लिख देते, 32। इस तरीके से करते। लेकिन क्या यहाँ पे 1/5 की घात है, तो आंसर है नहीं, 1/5 की घात तो नहीं है। तो कितने की घात है, 2/5 की घात है। तो 2 को हमें कहाँ पहुँचाना है, इस 32 के ऊपर। तो जब ये 2 इस 32 के ऊपर आ जाएगा, कैसे आएगा, 32 के ऊपर, ये देखिए ये आ गया 2, 32 के ऊपर 2 की घात। तो जब ये 2 यहाँ पे पहुँच गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, कुछ भी नहीं, तो 1 माना जाता है। तो यहाँ पे 32 के ऊपर 2 की घात आएगी, तो यहाँ पे बचेगा 1/5। कितना सिंपल है। जब ये 2 हमने 32 के ऊपर पहुंचा दिया है, तो यहाँ पे 1/5, और ये जानबूझ के यहाँ पे क्यों पहुंचाया, क्योंकि हमें चाहिए 1 के फॉर्म में, बटे वाली संख्या की घात 1 के रूप में होगी, तो हम उसे उसके हिसाब से बदलेंगे। जैसे 1/2 की घात होगी तो वर्गमूल बना देंगे, 1/3 की होगी तो घनमूल बना देंगे, ऐसे बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 32 के ऊपर 2/5 की घात थी, 2 को ऊपर वाली संख्या को हम हमेशा धक्का दे देते हैं इस मेन संख्या पर। तो 32 के ऊपर कितने की घात आ जाएगी, 2 की घात। तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, तो क्या माना जाएगा, 1/5 की घात। अब क्या करेंगे, 1/5 को हम लिख सकते हैं, आपको बताना है कि क्या लिख सकते हैं। चलिए बताइए, 1/5 को क्या लिख सकते हैं, पंचमूल। तो यहाँ पे 1/5 को हम पंचमूल के फॉर्म में लिख देंगे इस तरीके से। और 32 के ऊपर कितने की घात है, 2 की घात, यानी 32 को कितनी बार गुणा में लिखेंगे, 2 बार। तो 32 गुणित 32। इसके बाद 32 के हमने गुणनखंड निकाले हुए हैं, 5 बार 2 आता है। और मैं आपको इस तरीके से बता देता हूँ, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32। देखिए 1 2 3 4 5 आया ना। तो फिर गुणा लगा है, तो यहाँ पे हम गुणा लगा देंगे, और दूसरे 32 के लिए भी गुणनखंड निकालेंगे। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, और इस अंडर रूट को वहीं तक ले जाना है जहां तक हमारी संख्या है।
अब जोड़ी कितने कितने की बननी है, तो जोड़ी तो बननी है 5 5 की, क्योंकि यहाँ पे पंचमूल है। तो 1 2 3 4 5, ये 5 इकट्ठे किए 2, और यहाँ पे एक जोड़ी बन गई, और यहाँ पे भी एक जोड़ी बनेगी, ये भी 5 ही हैं। तो इन 5 5 की जोड़ी में से केवल 1 2 बाहर आएगा, और इन 5 5 की जोड़ी में से भी केवल 1 2 बाहर आएगा, क्योंकि 5 5 की जोड़ी। तो 2 दूनी कितना हो गया, 2 दूनी 4 हो गया। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 4। तो इस तरीके से हमने 32 के ऊपर 2/5 की घात थी। तो आप देख चुके हैं कि कैसे इसको सॉल्व किया है। तो कितना सिंपल है। अगर इसका जैसे 3 की घात है तो 3 को हम यहाँ पे पहुँचा देंगे, यानी कि जो भी अंश के रूप में है उसे हम अलग कर देते हैं और यहाँ पे 1 मान लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए अंश के रूप में कितने थे, 2 थे, तो 2 को हमने क्या कर दिया, 32 के ऊपर पहुंचा दिया, तो यहाँ पे क्या बचा, फिर 1 बचा। तो ऐसे इसको सॉल्व किया जाता है। अब स्क्रीनशॉट लेके फटाफट से इसको करके देख लीजिए। अभी आप करेंगे तो जरूर बनेगा, तो करके जरूर देखना है, प्रैक्टिस जरूरी है। ये पहले का स्क्रीनशॉट है, इसके बाद ये दूसरे का स्क्रीनशॉट है। तो तीसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन जो है इसको कैसे सॉल्व करना है, हम लोग जैसे 2 प्रश्न कर चुके हैं, बड़े ही आसानी से इसको सॉल्व करेंगे। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है 16 पर 3/4 की घात। 16 पर कितने की घात है, 3/4 की घात। लेकिन यहाँ पे 1 के बटे में घात तो नहीं दी गई है। अगर 1 के बटे में घात होती, जैसे 16 के ऊपर यदि 1/4 की घात होती, कितने की घात होती, 16 के ऊपर 1/4 की घात, ये 3 नहीं होता और 1/4 होता, तो क्या कर सकते थे हम, 16 और यहाँ पे चतुर्थ मूल लगा देते, क्योंकि 1/4 का मतलब चतुर्थ मूल होता है, 1/5 का मतलब पंचमूल होता है, 1/2 का मतलब वर्गमूल होता है। लेकिन यहाँ पे 16 के ऊपर 3/4 की घात है, तो हमें अंश को 1 बनाना है, यानी हमें अंश के रूप में हमेशा क्या चाहिए, 1 चाहिए, जब जाके हम इसे सॉल्व करेंगे। लेकिन अंश के रूप में तो 3 है, तो 3 को क्या करेंगे, हम इस मेन संख्या के ऊपर पहुंचाएंगे। तो 16 के ऊपर कितने की घात आ जाएगी, ये 3 की घात आ जाएगी। 16 के ऊपर 3 की घात होगी, तो फिर देखिए यहाँ पे 3 यहाँ पहुंच गया, तो यहाँ पे खाली जगह बच गई ना। 3 जब यहाँ पहुंच गया तो यहाँ पे खाली जगह, तो यहाँ पे क्या बचा, 1/4। अगर हम वापस 3 को ले जाएंगे यहाँ पे तो 3/4 हो जाएगा ना। लेकिन यहाँ से 3 यहाँ आ गया, तो यहाँ पे खाली जगह बची, तो यहाँ पे 1/4, यही तो हमें चाहिए था, 1/4। जब 1/4 है तो 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 को हम लिख सकते हैं चतुर्थ मूल, इस तरीके से। ये देखिए, ये चतुर्थ मूल हमने लिख दिया। 1/4 को क्या लिख सकते हैं, चतुर्थ मूल। और 16 पर कितने की घात है, 3 की घात है, यानी 16 को हम कितने बार लिखेंगे, 3 बार। 16 गुणित 16, इस तरीके से। अब 16 के गुणनखंड हमें निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस तरीके से चतुर्थ मूल लगा देंगे। अब 16 के लिए हम लिखेंगे 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, इस तरीके से। एक 16 के लिए कितने बार आते हैं, 4 बार 2, तो दूसरे 16 के लिए भी 4 बार लिख देते हैं, 1 2 3 4। तीसरे 16 के लिए भी 4 बार लिखेंगे, 1 2 3 और 4। इस तरीके से हमने लिख दिया, ये वर्गमूल भी बढ़ा दिया। अब आगे देखते हैं, ये 4 है, चतुर्थ मूल है, तो कितने कितने की जोड़ी बननी चाहिए, 4 4 की। तो यहाँ पे 1 2 3 4 ये हो गया, 1 2 3 4 ये भी हो गया, और 1 2 3 4 ये। तो इन 4 की जोड़ी में से 1 2 बाहर आएगा, इन 4 की जोड़ी में से भी 1 2 बाहर आ जाएगा, और इन 4 की जोड़ी में से भी 1 2 बाहर आ जाएगा। तो कितना हुआ टोटल, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो ये 8 हो गया आंसर। तो इस तरीके से हमारा जो तीसरा क्वेश्चन था उसका आंसर कितना आएगा, 8 आएगा। इसके बाद हम लोग चौथा क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिए, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। चौथा हल जो है उसको देखते हैं। 125 के ऊपर कितने की घात दी गई है, -1/3 की घात, यही दी गई है ना। 125 के ऊपर -1/3 की घात। तो अभी तक हम क्या एक्सेप्ट कर रहे थे यहाँ पे, तो हमारी ये उम्मीद थी कि हमें 1 होना चाहिए अंश के रूप में, लेकिन यहाँ पे तो है 1 अंश के रूप में, तो कोई बात नहीं है। लेकिन एक दिक्कत हो गई, यहाँ पे इनने माइनस दे दिया। क्या दे दिया है, माइनस। तो माइनस को सबसे पहले प्लस में बदलना होगा, और माइनस को प्लस में बदलने का एक ही तरीका है, इस पूरी संख्या को बटे में ले जाइए।
तो किसके बटे में ले जाएंगे, तो 1 के बटे में ले जाइए। तो 1 के बटे में अगर हम ये पूरी संख्या लिखेंगे 125, तो ये माइनस जो है प्लस हो जाएगा और 125 के ऊपर 1/3 की घात आ जाएगी यहाँ पे। ये देखिए माइनस जो है अब किस में चेंज हो गया, प्लस में चेंज हो गया। अब 1/125 के ऊपर 1/3 की घात है, तो अब 1 तो ऊपर चलेगा ही, क्योंकि 1 के बटे हमने बना तो लिया है, लेकिन 125 के ऊपर कितने की घात है, 1/3 की घात। तो 1/3 जो है इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं घनमूल, और 125 ज्यों का त्यों। अब 125 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, इसको यहाँ पे घनमूल के फॉर्म में लिखना चाहिए, ये घनमूल हो गया। 125 के गुणनखंड निकालना है अब हमें, तो क्या होंगे, 55 25 पंचे 125, ये याद रखिए। 125 के निकालने की जरूरत नहीं है, 3 बार आप 5 याद रखिए, 55 25 पंचे 125, तो ये हो जाता है। अब यहाँ पे 1 तो चल ही रहा है, क्योंकि माइनस का प्लस में बनाया था, तो 1 तो आंसर में भी आएगा। लेकिन ये 3 की जोड़ी निकालना है, तो 3 5 की जोड़ी बनेगी, तो 1 5 बाहर आ जाएगा, तो 1/5 हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से सबसे पहले क्या करना है, माइनस है तो इसको प्लस में बदलना है। माइनस की घात को हमेशा प्लस में बदलने का एक ही तरीका है, 1 के बटे में कर दीजिए। अब देखिए 1 के बटे में किया तो ये बस हमारा क्वेश्चन होगा, बाकी ये तो 1 के बटे चल ही रहा है, तो 1 के बटे यहाँ भी आएगा। 1/3 को क्या लिख सकते हैं हम, घनमूल 125। अब 125 के लिए हम गुणनखंड निकालेंगे, तो 5 गुणित 5 गुणित 5 और 3 की जोड़ी बनाएंगे, तो 1 5 बाहर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये चौथा क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 3 हल करेंगे। तो इसमें दिया गया है सरल कीजिए, और हमें 4 प्रश्न दिए गए हैं और इनको सरल करना है। लेकिन इनको सरल करने के पहले हमें कुछ मुख्य नियम पता होने चाहिए, जिसके आधार पर हम इन्हें सॉल्व कर पाएंगे। और इनके अलावा अगर कोई क्वेश्चन बदल के आता है या उदाहरण का क्वेश्चन हो, आप उसे भी आसानी से हल कर पाएंगे। क्योंकि यदि हम इसको डायरेक्ट समझेंगे तो बड़ी आसानी से ये समझ में तो आ जाएंगे, लेकिन अगर हमें इनका नियम पता नहीं होगा तो हम बाकी क्वेश्चन में समझ नहीं पाएंगे कि कैसे करना है। तो आइए हम कुछ मुख्य नियम की बात कर लेते हैं। इन प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए कुछ मुख्य नियम हैं। अभी ये नियम आपको देखने से समझ में नहीं आएंगे जब तक कि हम इनके आधार पर कुछ उदाहरण ना समझ लें। जैसे पहला है, अगर a के ऊपर m की घात है इंटू a के ऊपर n की घात है, तो इसका आंसर होता है a m + n। आइए इसको समझते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे कोई संख्या है 2, और 2 के ऊपर यदि 3 की घात है, फिर इंटू, और फिर से 2 है, लेकिन इस बार 2 के ऊपर 5 की घात है। तो अगर यहाँ पे बोला ये जा रहा है कि अगर आधार समान है, तो जैसे a और a आधार समान है, तो यहाँ पे वही a रहेगा। इसी तरीके से यहाँ पर भी 2 के ऊपर 3 की घात है, और यहाँ पर भी 2 के ऊपर 5 की घात है, यानी कि 2 के ऊपर ही घातें हैं। तो इनका ये कहलाता है आधार, और इसके ऊपर जो संख्या होती है वो कहलाती है घात। तो ये भी आधार है, ये भी आधार है, जो कि समान है। तो इसे हम 2 बार ना लिख के केवल 1 बार लिख देते हैं, क्योंकि आधार तो समान है लेकिन घातें अलग अलग हैं। तो आधार समान होने पर अगर दोनों आधार के बीच में अगर गुणा का चिन्ह है, फिर से समझिए, आधार समान होने पर यदि दोनों आधारों के बीच में अगर गुणा का चिन्ह है, यानी इंटू, इंटू का मतलब गुणा ही होता है, तो ये घातें जुड़ जाएंगी नियम के अनुसार। नियम क्या कहता है कि अगर आधार समान है और उनके ऊपर जो घातें हैं वो अलग अलग हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, अगर दोनों आधार के बीच में गुणा का चिन्ह है तो वो आधार एक जगह लिखा जाएगा, 2 जगह की जगह 1 जगह, और वे घातें आपस में जुड़ जाएंगी। जैसे 3 और 5 कितना हो गया, टोटल 8। तो इस तरीके से जुड़ के लिखिएगी। उदाहरण के लिए अगर जैसे कोई है 3 के ऊपर 4 की घात है इंटू 3 के ऊपर 6 की घात है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आधार समान है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो आधार तो समान है, तो 3 आ जाएगा।
लेकिन घातें आपस में जुड़ जाएंगी। 6 और 4 कितने हो गए? 10। तो 3 के ऊपर कितने की घात हो जाएगी? 10 की घात। इसी तरीके से अगर किसी संख्या मान लेते हैं कि 8, 8 पर 2/3 की घात है, इंटू दूसरी संख्या में भी 8 ही ले लेते हैं और उस पर 1/2 की घात है, तो आधार तो समान है। तो आधार समान होंगे तो ऐसी स्थिति में उनकी जो घातें होंगी वो जुड़ जाएंगी। यानी कि हम 8 जो 2 बार लिखा है इसे 1 बार लिखेंगे और उनकी घातों को जोड़ देंगे, जैसे कि 2/3 प्लस 1/2 इनको जोड़ देंगे। अब 2/3 प्लस 1/2 को सॉल्व करने के लिए हम इनका एलसीएम लेंगे, तो इसे रफ में लिखेंगे 2/3 प्लस 1/2, इसे रफ में लिख लिया। अब इसका एलसीएम लेंगे तो 3 और 2 का एलसीएम कितना आता है? 6। तो 3 दूनी 6 कितने बार गया? 2 बार गया। 3 की दुनिया तब तक पढ़ना है जब तक कि 6 ना आ जाए। तो 3 दूनी 6 कितने बार गया? 2 बार। 2 का गुणा 2 में कर देना इसके ऊपर वाली संख्या में, तो 2 दूनी 4 प्लस 2 तिया 6 कितने बार गया? 3 बार। 3 का गुणा उसके ऊपर वाली संख्या में, 3 एकम 3, तो 4 और 3 कितना हो गया? 7/6। तो 8 के ऊपर 7/6 की घात हम लिख सकते हैं। तो जब आधार समान है तो घातें आपस में क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं। ये जो पहला नियम है हमें यही बताता है कि अगर आधार समान है तो घातें आपस में क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं। इसके बाद यदि हम दूसरे रूल की बात करें तो यहाँ पे ये बताया गया है कि अगर आधार समान है और घातें अलग अलग हैं लेकिन ये बटे के रूप में हैं तो घातें घटेंगी। गुणा में घातें जुड़ती हैं और भाग में घातें घटती हैं। बस इतना याद रखना है आपको। अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद तीसरा ये है कि अगर यहाँ पे आधार अब समान नहीं है लेकिन घातें समान हों, आधार कैसे हो? असमान हो, और घातें कैसी हो? समान हो, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि उन दोनों असमान चीज़ों को साथ में गुणा में लिखेंगे और आधार जो घातें हैं जो एक सी हैं उसे केवल एक बार लिखेंगे। जैसे कि 4 × 5, 4 के ऊपर अगर 2 की घात है और 5 के ऊपर भी 2 की घात है, इस तरीके से है, तो क्या करेंगे हम? 4 और 5 को साथ में लिखेंगे, 4 × 5 और 2 की घात को ऐसा लिख देंगे। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो आइए अब हम प्रश्नों को करते हैं ताकि आप इसे अच्छे से समझ पाएं। तो ये हमारे पास 4 प्रश्न हैं जिनको हमें नियम के अनुसार करना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम ले लेते हैं। अब इस प्रश्न में हमें सबसे पहले क्या करना होगा? ये पूरा का पूरा लिख देना है। 2 के ऊपर 2/3 की घात इंटू 2 के ऊपर 1/5 की घात। अब यहाँ पे देखिए आधार समान है तो इसे 2 बार नहीं लिखना है, इसे केवल 1 बार लिख दीजिए और गुणा में घातें जुड़ती हैं तो ऊपर की घातों को जोड़ दीजिए। तो 2/3 प्लस 1/5, ये हमने घातों को जोड़ दिया। इसके बाद बराबर के नीचे बराबर लगा दिया। अब 2/3 प्लस 1/5 जो है इसका एलसीएम लेते हैं। तो 2/3 प्लस 1/5, इसका हमने एलसीएम ले लिया। तो 5 और 3 का एलसीएम आता है 15। कैसे आता है? 3 और 5 का हम लघुत्तम निकालेंगे। तो 3 का पहले दे देते हैं, तो 3 एकम 3, 5 में नहीं जाता है तो 5 ज्यों का त्यों। फिर 5 से दे देते हैं तो 1 ज्यों का त्यों और 5 एकम 5। जब आखिरी में 1 1 आ जाए तो हम समझ लेते हैं कि एलसीएम निकल चुका है और इन दोनों का आपस में गुणा करते हैं। तो 5 दिया कितना आया? 15। अब 3 5 15 कितने बार गया? 5 बार। 3 5 15 कितने बार गया? 5 बार। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 5 बार भाग देते हैं। 3 की दुनिया तब तक पढ़ते रहना है जब तक 15 ना आए। तो 3 5 15 कितने बार गया भाग? 5 बार। जितने बार भाग जाता है दुनिया पढ़ने से, जैसे 5 बार गया, उतनी संख्या का उसके ऊपर वाली संख्या में गुणा करते हैं। जैसे 3 5 15 5 बार गया तो 5 दूनी 10, फिर प्लस लगा है तो प्लस। बिल्कुल वैसा यहाँ पे करना है। 5 की दुनिया तब तक पढ़ते रहना है जब तक 15 ना आ जाए। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 कितने बार गया? 3 बार। जितने बार भाग जाता है उसका गुणा उसके ऊपर वाली संख्या में। तो कितने बार गया था भाग? 5 तिया 15 3 बार, 3 का ऊपर वाली संख्या में, तो 3 एकम 3।
अब इन दोनों को जोड़ लेते हैं। 10 और 3 कितना हुआ 13 और बटे कितना 15। 13/15 हमारा आंसर। तो 2 के ऊपर हम कितना लिख सकते हैं 13/15। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमें क्या दिया गया था। दूसरा क्वेश्चन था 1/3 के ऊपर 3 की घात का होल 7, यानी सभी का संपूर्ण 7 की घात। तो इसे हम लिख लेते हैं। तो ये दूसरा क्वेश्चन है। अब इसे सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले हमने इसे ज्यों का त्यों लिखा 1/3 के ऊपर 3 की घात और इसके ऊपर 7 की घात। इसके बाद ये जो 7 की घात है ये इसकी भी है और ये नीचे वाली संख्या की भी है। तो हम दोनों को उनकी घातें दे देते हैं। तो 1 के ऊपर 7 की घात लगाएंगे इस तरीके से, नीचे आ जाएगा। तो 3 के ऊपर भी 7, 3 के ऊपर 3 की घात पहले से है और ये 7 की घात भी आएगी। तो घातों में आपस में गुणा कर देंगे। तो 7 तिया 21। तो 3 के ऊपर कितने की घात आ जाएगी 21। अब 1 के ऊपर 7 की घात है, इसका मीनिंग क्या होगा, 1 के ऊपर कितने की भी घात लगा दें उसका आंसर एक ही आएगा। 1 गुणित 1 गुणित 1 तो एक ही आता जाएगा। और नीचे कितना है 3 पर 21 की घात, तो 3 पर हमने 21 की घात लगा दी। अब ये जो 21 की घात है ये ऊपर पहुंच जाएगी तो -21 की हो जाएगी। तो 3 के ऊपर -21 की घात और एक गायब हो जाएगा, ये ऊपर पहुंच जाएगी और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे तीसरे क्वेश्चन की। तो आइए देख लेते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरा क्वेश्चन है 11 के ऊपर 1/2 की घात और 11 के ऊपर 1/4 की घात। तो आइए तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तो ये तीसरा क्वेश्चन है। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम सबसे पहले क्वेश्चन को लिख लेंगे जो कि है 11 के ऊपर 1/2 की घात। लिखने से क्या होता है, हमें क्वेश्चन की सही जानकारी हो जाती है लिखते समय कि क्या क्या दिया गया है। 1/4। अब इसमें क्या है कि आधार आपके समान है, तो आधार समान है तो भाग में घातें घटती हैं। वैसे मैंने आपको नियम बताया था, ये वाला नियम आप देख सकते हैं कि अगर आधार समान है तो घातें अलग अलग हैं, लेकिन तो आधार तो समान है तो भाग में घातें क्या होती हैं, घट जाती हैं। तो यही यहाँ पर करेंगे। आधार समान है तो इसे 2 बार नहीं लिखकर 1 बार लिख लेते हैं। इसके बाद ऊपर की घात में से नीचे की घात घटा देते हैं। तो 1/2 में से क्या घटेगा, -1/4। इस तरीके से घटा देंगे। अब इसका एलसीएम लेते हैं रफ में। तो 1/2 -1/4 इसका एलसीएम लेंगे। तो 4 और 2 का एलसीएम कितना होगा, तो 4 ही होगा, क्योंकि 2 की दुनिया में आ जाते हैं 4, 2 की टेबल में 4 आ जाते हैं। आप ऐसे भी निकाल सकते हो 2 और 4। 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। फिर 2 से दे देंगे, 2 एकम 2 और 2 एकम 2। यहाँ पे तो एक ज्यों का त्यों 2 एकम 2, एक एक जैसे ही आता है तो हम समझ लेते कि हमारा एलसीएम आ गया 2 दूनी 4। तो यहाँ पे कितना आया 4। अब 2 की दूनियां तब तक पढ़ना है जब तक 4 ना आ जाए। तो 2 दूनी 4 कितने बार गया, 2 बार गया। जितने बार भाग जाता है उसका गुणा उसकी ऊपर वाली संख्या में करते हैं। 2 एकम 2 माइनस 4 का 4 में भाग देंगे तो 4 एकम 4 एक बार ही जाएगा। और जितने बार भाग जाता है उसका गुणा उसकी ऊपर वाली संख्या में। तो 1 एकम 1, 2 में से 1 चला जाएगा तो क्या बचेगा 1, तो 1/4। तो 11 के ऊपर 1/4 आंसर आएगा। ये इस तरीके से ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे चौथे प्रश्न की। तो यहाँ पे चौथा प्रश्न हमें दिया गया है 7 के ऊपर 1/2 की घात इंटू 8 के ऊपर 1/2 की घात। तो यहाँ पे देखिए, अब इस बार घातें समान है और आधार अलग अलग है, तो हमारा तीसरा रूल लगेगा यहाँ पे। तीसरा जो रूल है वो क्या है, देखिए ध्यान से। आधार समान है और घातें क्या है, घातें समान है और आधार अलग अलग है, तो आधारों का गुणा हो जाएगा और घात सबकी एक साथ में लग जाएगी। यहाँ पे देखिए, ये 7 और 8 इनका गुणा होगा तो 7 × 8 = 56 और 56 के ऊपर कितने की घात आ जाएगी, एक साथ में 1/2 की घात। तो इस तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। तो ये नियम पर आधारित थे। आप जितने भी चाहें आप नियम भी लगा सकते हैं, मतलब अगर सवाल के बगल से आपको वो नियम लिखना है तो वो भी आप लिख सकते हैं। थैंक यू।